हे माय डियर फ्रेंड्स, आइए तो आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स पे। सो प्लांट्स ऑलवेज रिप्रोड्यूस। एक्चुअली रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, पूरे अर्थ पे, पूरी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग ब्रॉड मैनर में देखें तो देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमारी लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्रॉड मैनर पे हम लोग एक कॉमन पर्सन भी इस कैटेगरीज को समझ पाएगा। दैट इज़, हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं, हमें एनिमल्स दिखाई देते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई नहीं देते, जो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, एज पर द बॉटनी सेक्शन, बॉटनी में हमें रिप्रोडक्शन का एक पार्ट, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स दिया गया है। तो आइए बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। जो पेरेंट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपने ही जैसे दूसरे प्लांट्स को तैयार करते हैं, अपने जैसे ही दूसरे प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग the same or similar kind of individuals from the pre-existing individuals. My dear friends, reproduction is an essential process as it is lead to the continuation of species as well as to maintain the continuity of life. दोस्तों, ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, ये रियली सो एसेंशियल प्रोसेस, बिकॉज इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे अगर अपनी कंटिन्यूटी रखना चाहता है तो उसे रिप्रोड्यूस होना ही पड़ेगा। इट इज़ इसेंशियल फॉर एवरी स्पीसीज टू कंटिन्यू इट्स लाइफ एज वेल एज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि अगर जीवन कंटिन्यू करना है, अगर जीवन को कंटिन्यू करना है, तो रिप्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। दोस्तों, रिप्रोडक्शन का ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अपना अपना एक स्टाइल होता है, अपना अपना एक पैटर्न होता है। सो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आउट ऑफ देम, broadly two main categories, two main reproduction types are there, and that will we discuss are asexual reproduction and sexual reproduction. So दोस्तों, sexual reproduction and asexual reproduction, ये दो प्रकार हम लोगों को, दो कैटेगरी हम लोगों को अब समझनी होगी, समझना है। आइए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं asexual reproduction के बारे में। Asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gametes or sex cells. प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि गमीट्स जो है, गमीट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो कि किसी जनरेटिव या रिप्रोडक्टिव सेल की द्वारा उसके मियोसिस प्रकार के रिप्रोडक्शन द्वारा तैयार होते हैं। गमीट्स या सेक्स सेल्स तैयार होते हैं, और ये सेक्स सेल्स फ्यूज होकर, यूनाइट होकर, कंबाइन होकर जाइगोट तैयार करते हैं, जो कि होता है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह से, इस प्रकार से कोई भी गमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। आपको क्लियर कट ध्यान रखना है, मतलब नहीं। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्स सेल्स, जिसमें गमीट्स एब्सेंट है, ऐसे रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। It is the process of resulting in the production of genetically identical progeny from a single organism and inherits the gene of the parents. डियर फ्रेंड्स, ये ऐसी प्रोसेस है जिससे पेरेंट की द्वारा तैयार होने वाले
पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले जो भी प्रोजेनी होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। फिर से एक बार रिमाइंड करूंगा, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, वो स्ट्रक्चरली भी आइडेंटिकल होते हैं और उन्हें क्लोन्स बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? क्लोन्स बोला जाता है। ये सारे के सारे प्रोजेनीज, ये सारे के सारे इंडिविजुअल जो है ये पेरेंट के जीन कैरी करते हैं, इनहेरिट करते हैं। सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन्स माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्लोन्स होते हैं पेरेंट्स की द्वारा तैयार होने वाले, पेरेंट्स की द्वारा कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्लांट्स की द्वारा असेक्सुअली प्रोड्यूस होने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितनी भी प्रोजेनी है, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगी, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होगी, एज वेल एज जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी और उन्हें क्लोन्स बोला जाएगा। डियर फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड्स हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देते हैं। With concern to our syllabus, we will deal in the different modes of the asexual reproduction. अब हम लोग asexual reproduction के different modes डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रैगमेंटेशन। आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रही है दोस्तों, आपको जो डायग्राम दिखाई दे रही है, क्या आप उस डायग्राम को पहचान सकते हैं? ये डायग्राम है डियर फ्रेंड्स, ये डायग्राम है स्पाइरोगायरा की। स्पाइरोगायरा इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अलगी डियर फ्रेंड्स, और ये माइक्रोस्कोपिक अलगी है। और इस स्पाइरोगायरा में जो रिप्रोडक्शन का प्रकार हमें देखने को मिलता है वो होता है फ्रैगमेंटेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स ड्यू टू वन और टू अदर रीजंस। और स्पाइरोगायरा जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, दैट इज मेनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें उनका जो बॉडी होता है वो फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट होता है, वो ब्रेक होता है, वो टूटता है, वो फूटता है और उसके फ्रैगमेंट्स बाहर निकलते हैं और उसमें का कोई भी फ्रैगमेंट फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, एक कंप्लीट वायबल बॉडी में, इंडिविजुअल में। सो एक स्पाइरोगायरा के जो फ्रैगमेंट्स निकलते हैं उस फ्रैगमेंट्स के द्वारा बहुत सारे नए स्पाइरोगायरास डेवलप हो जाते हैं। सो दिस फ्रैगमेंट्स ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सारे के सारे जो फ्रैगमेंट्स है ये सभी नए न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। दूसरा कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मोड हो सकता है या होता है बडिंग, जिसमें इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये हमें देखने को मिलता है यूनिसेलुलर ईस्ट में। अब आपको पता होगा कि ईस्ट क्या है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर प्रकार का फंजाई है। यूजुअली इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस बाय प्रोड्यूसिंग वन और मोर आउटग्रोथ्स, दैट इज बर्ड्स। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि ये जो फंजाई होते हैं, ये जो यूनिसेलुलर फंजाई आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि यूनिसेलुलर फंजाई दैट इज ईस्ट एग्जांपल हम लोगों ने लिया है। ईस्ट की सेल्स आपको दिखाई दे रही है। जब ईस्ट को फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, जब अच्छा फूड मिलता है, जब वो मैच्योर होती है, तो उसके सरफेस पे, उसके मेम्ब्रेन पे आउटग्रोथ्स तैयार होने लगती है। क्या होने लगती है? आउटग्रोथ्स तैयार होने लगती है। और ये आउटग्रोथ जो है वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। डियर फ्रेंड्स, these outgrowths are called as birds. These outgrowths are nothing but birds, and these birds on a particular growth, particular development, separated from the mother cell and become a new individual, my dear friends. आइए बात करते हैं थर्ड मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रही है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम है क्लामाइडोमोनास नाम के अलगी की। ये डायग्राम है क्लामाइडोमोनास नाम के अलगी की, जिसमें होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ
स्पोर फॉर्मेशन। क्लामाइडोमोनास नाम का ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है डियर फ्रेंड्स। एंड ये जो क्लामाइडोमोनास की एक सेल होती है, इस सेल के अंदर, इस सेल के भीतर फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर डेवलप होते हैं। क्या तैयार होते हैं? फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर तैयार होते हैं। इसका मतलब यह है कि स्पोर तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? स्पोर्स तैयार होते हैं। आप देख पा रहे हो डायग्राम में भी, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ स्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। डायग्राम के लोअर लेवल में, बॉटम लेवल पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्पोर्स तैयार हुए हैं। ये स्पोर्स को अगर आप गौर से देखोगे, एक इसी स्पोर्स को थोड़ा हाईलाइट करके सेंटर में दिखाया गया है। इसे दो फ्लैजेला, इट इज़ अ बाई फ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजेला होने के कारण इसे बाई फ्लैजिलेटेड बोला जाएगा। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और ये मोटाइल होते हैं। फ्लैजेला होने के कारण से ये मोटाइल होते हैं, एक जगह से स्विम करके दूसरी जगह जा सकते हैं। अब फ्लैजेला मोटाइल होने का कारण फ्लैजेला है, और फ्लैजेला क्यों है? क्योंकि उनका जो हैबिट है, एक्वेटिक है। और ये मोस्टली जो अलगी होते हैं, ये आपको पता होगा कि ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। एंड ये फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स होते हैं, ये जूस्पोर्स इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जूस्पोर्स बोला जाता है। एंड जब ये बहुत सारे स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं तो जो मदर सेल है वो बर्स्ट हो जाती है, और ये बर्स्ट होने के बाद उसमें से बहुत सारे जूस्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और हर जूस्पोर एक इंडिविजुअल क्लामाइडोमोनास बन जाता है। दोस्तों, ये 3 मोड्स हम लोगों ने अभी तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखे। दैट इज फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, नेक्स्ट दैट इज बर्डिंग इन ईस्ट and spore formation in Chlamydomonas. Other than these modes of asexual reproduction, और भी मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं लोअर प्लांट्स में, लोअर ऑर्गेनिजम्स में, और वो है बाइनरी फिशन, जो कि हमें देखने को मिलता है अमीबा में, पैरामेशियम में। हमें कोनिडिया तैयार होने का भी एक प्रकार देखने को मिलता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। ये कोनिडिया जो होता है, ये कोनिडिया एक प्रकार के स्पोर्स होते हैं, बट ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो वो है फंजाई, और यहाँ पे हमें पेनिसिलियम नाम का एक फंजाई, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है। माय डियर फ्रेंड, लोअर एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो जिसमें आते हैं स्पॉन्जेस। लोअर एनिमल्स की हम लोग अगर बात करें तो जिसमें आते हैं स्पॉन्जेस, और स्पॉन्जेस का रिप्रोडक्शन होने के लिए, स्पॉन्जेस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जेम्यूल फॉर्मेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ डायग्राम्स भी दिखाई दे रही है, जिस डायग्राम्स में आप देख पा रहे हो, सबसे ऊपर की डायग्राम जो हम ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, जो कि स्पोर फॉर्मेशन की है। नीचे वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि ये अमीबा का बाइनरी फिशन दिखा रहा है। साइड बाय साइड पैरामोशियम का डायग्राम नीचे आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन आप देख पा रहे हो अमीबा में। उसके बाद में आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पे आपको 2 डायग्राम्स और दिखाई दे रही है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें ये जो ब्रांचिंग और सबसे टिप पे कुछ कोनिडियाज लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं, जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं। ये फंजाई का स्ट्रक्चर है। ये पेनिसिलियम की डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, और एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है ए जेम्यूल फॉर्मेशन इन केस ऑफ स्पॉन्जेस। एक एक्टिविटी आपको दी गई है माय डियर फ्रेंड्स। एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में आपको रेफर करना है। In order to study the asexual reproduction by means of bird formation, that is the budding, in case of yeast, we can demonstrate it, we can observe
practically observe by performing following activity. इसमें हम लोगों को करना क्या होता है, तो आपको एक स्पून फुल ईस्ट पाउडर लेना होता है. एक्चुअली ईस्ट जो है ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. वो कुछ वार्म वाटर आपको लेना है, उस पर आपको उसको स्प्रिंग करना है, और ये स्प्रिंग करने के बाद उसमें थोड़ा शुगर ऐड कर देना है. 10 मिनट का वेट करना है. बाद में आपको दिखाई देगा कि वाटर का जो सरफेस है वो वाटर सरफेस बबली हो रहा है, और यही इंडिकेशन है कि ईस्ट जो है वो एक्टिव है. अगर आप माइक्रोस्कोप में उन ईस्ट को देखोगे कुछ देर बाद तो आपको दिखाई देगा कि ये क्या है, ये ईस्ट के बर्ड्स है. क्या आप रिकॉल कर सकते हो? क्या आपने इसके पहले कुछ स्टैंडर्ड में बहुत सारा नॉलेज हासिल किया है, बहुत सारा नॉलेज लिया है? क्या उस नॉलेज को आप रिकॉल कर सकते हो? कोशिश कीजिए. हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस विदाउट सीड? क्या आपको पता है कि प्लांट्स विदाउट सीड भी रिप्रोड्यूस होते हैं? नॉर्मली ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो चाइल्ड्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि प्लांट में फल होते हैं, फल की जो सीड होती है वो सीड ज़मीन में जाती है और तभी प्लांट निकलता है. बट क्या विदाउट सीड भी प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं? ये एक सवाल है. हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑकर इन नेचर? अगर पहले सवाल का आप जवाब दोगे तो आपको जवाब आएगा, आपका जवाब होगा यस, कि विदाउट सीड्स the plants can reproduce without seed also, और आपका जवाब होगा yes by means of vegetative propagation, vegetative reproduction और sexual reproduction. तो इस केस में फिर asexual reproduction that is vegetative propagation होता कैसे है नेचुरली, ये भी आपको रिमाइंड करना है. एक बार फिर से आपको पूछा जाएगा या पूछा गया है, कुछ भी बोल सकते हैं. अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक है या अभी आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि आपको पूछा जाएगा. आप जो भी समझे, यू कैन रिकॉल. क्या आप जानते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये प्लांट की ऐसी कैपेसिटी होती है जिसमें प्लांट के ऐसे पार्ट जो रिप्रोडक्टिव नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रूट, स्टेम, लीव्स, स्टेम, लीफ, रूट्स, ये जैसे पार्ट जो है ये रिप्रोडक्टिव नहीं होते, ये किसी और काम के लिए बने हैं, इसीलिए उन्हें वेजिटेटिव पार्ट्स कहा गया है. बट ये वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा भी प्लांट रिप्रोड्यूस होता है, एंड दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. आप जानते होंगे या आपको इसके पहले कुछ स्टैंडर्ड में आपने नॉलेज लिया होगा, दैट इज रूट of the sweet potato, asparagus and dahlia are responsible for the vegetative propagation. रूट ट्यूबर फॉर्म करके स्वीट पोटैटो अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है. लीफ का अगर हम लोग एग्जांपल ले तो लीफ के द्वारा भी ब्रायोफाइलम में अपना रिप्रोडक्शन होता है. कैलेंचो, बिगनोनिया इत्यादि इस तरीके से लीफ द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं. स्टेम के द्वारा भी बहुत सारे प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं. मॉडिफाइड स्टेम होते हैं एक्चुअली. टर्मरिक में राइजोम एक स्टेम का प्रकार है. पोटैटो में स्टेम ट्यूबर अपने एडवेंटिशियस बर्ड्स से नया पोटैटो का प्लांट फॉर्म कर देता है. और ऑनियन इज नथिंग बट अ बल्ब, एंड ऑनियन के केस में बल्बस स्टेम होता है जिसकी द्वारा नया ऑनियन का प्लांट तैयार होता है. एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑकर इन नेचर? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचर में होता कैसे है? तो ये सवाल को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे. आइए डिटेल में जानते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को. सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स समझ लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के. प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स. अभी हम लोगों ने कैन यू रिकॉल को डिस्कस करते समय ये डिटेल में समझ लिया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ देयर वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स इत्यादि. सो हेंस
the new plants form are genetically identical to their parents. ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है जिसमें रूट से, स्टेम से, लीव से, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट से अपने प्रोजीनीज, अपने इंडिविजुअल्स तैयार होते हैं, वो भी आइडेंटिकल होंगे जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली. There are also few methods which would not occur naturally in the plants. पर कुछ ऐसी मेथड भी है कि जो नेचुरली प्लांट में नहीं होगी. There are also few methods which would not occur naturally in the plants, बल्कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम प्रोडक्शन करवाने के लिए या प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाता है, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाता है, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन अप्लाई होता है इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई द फ्रेश स्टॉक ऑफ द प्लांट्स. Artificial method are used to propagate desired varieties according to human requirement. Dear friends, जैसे जैसे ह्यूमन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती जाएगी, साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, हॉर्टिकल्चर साइंस उतना ही ज़्यादा डेवलप होता जाएगा. उसी के नॉलेज को, उसी के एप्लीकेशन को कंसिडर करके हमारे सिलेबस में ये पार्ट दिया गया है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत आर्टिफिशियल मेथड, कुछ एक्चुअली इसमें दो पार्ट पड़ते हैं. एक होता है नेचुरल बाय नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड. तो इन्हीं सारे मेथड्स को हम लोग देखेंगे. आर्टिफिशियल मेथड के अंतर्गत वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में 3 प्रकार आते हैं, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. कटिंग ये पहला प्रकार होगा. एक्चुअली प्लांट के कटिंग्स लिए जाते हैं. आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके फैमिली में, आपके फैमिली मेंबर्स द्वारा कभी किसी के घर से या किसी के फार्म से कोई प्लांट की कटिंग लाई गई होगी, जिसको हम हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं. सो द स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड्स, उस कलम पे बर्ड्स होते हैं, आईज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, विच इज यूज फॉर द प्रोपेगेट. एंड हियर सम पिक्चर्स आर गिवन टू यू इन विच सम कटिंग्स आर शोन. कटिंग्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेम का होते हैं. कटिंग्स जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, रोज बोगनवेलियास के केस में स्टेम का कटिंग किया जाता है. सैनवियरिया के केस में जो है लीफ का कटिंग किया जाता है. ब्लैकबेरी के केस में जो है रूट का कटिंग किया जाता है. सो डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स जो है उसकी कटिंग, जिस भी प्लांट के जिस भी पार्ट के कटिंग से रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पॉसिबल है, उसका यूज यहाँ पे किया जाता है. सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्या आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दैट इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आर्टिफिशियल मेथड के अंतर्गत आने वाला एक दूसरा प्रकार है जिसको ग्राफ्टिंग बोला जाता है. Here the part of two plants are joined in such a way that they grow as one plant. डायग्राम में थोड़ा आप गौर से देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट होके देखिएगा. आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सबसे पहला डायग्राम, पहली डायग्राम में का पहला वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, उसमें नीचे के एक प्लांट में ऊपर से एक दूसरे प्लांट का पार्ट इंसर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है. बाद में आपको दिखाई दे रहा है वो इंसर्ट हो चुका है, बाद में उसे बांधा जा रहा है. उसके बाद में उसे बांध दिया गया है.
इस तरह से ग्राफ्टिंग की जाती है। मतलब होता क्या है कि ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग प्लांट्स को लिया जाता है। एक प्लांट ऐसा होता है जिसको रूट के साथ लिया जाता है, जो ज़मीन में ही, सॉइल में ही, लैंड में ही रहने दिया जाता है। उसके शूट में एक कट कर दिया जाता है और उस प्रॉपर कट में किसी दूसरे हमारे टारगेटेड प्लांट का एक ऐसा ब्रांच, ऐसा पार्ट लिया जाता है जिसको बड हो। ऐसा नॉर्मली ब्रांच लिया जाता है जिसको बड हो, स्टेम का ब्रांच लिया जाता है जिसको बड हो। अब जो रूटेड पार्ट है, उस रूटेड पार्ट को बोला जाता है स्टॉक। In this method, the part of the stem containing more than one bud is scion. सियॉन वो पार्ट होता है जो हम कहीं से लाकर, जिसको एक या एक से ज़्यादा बर्ड हो, जिसे हम रूटेड पार्ट में इंसर्ट करते हैं। आप ये देख रहे हैं डायग्राम में, ऊपर वाला जो पार्ट है उसे सियॉन बोला जाएगा। इट इज़ जॉइंड इनटू ए रूटेड प्लांट, और वो जो रूटेड प्लांट है उसे स्टॉक बोला जाता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इस मेथड को ग्राफ्टिंग बोला जाता है। वेयरएज बडिंग जो कंसेप्ट है, ये एक प्रकार का ग्राफ्टिंग ही है। बडिंग, ये बडिंग अलग है, वो बडिंग अलग है। जो हमने बडिंग पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वन ऑफ द मेथड में देखा, दैट इज बडिंग इन केस ऑफ ईस्ट, वो बडिंग अलग है, ये बडिंग अलग है। बर्ड मतलब आई, बर्ड मतलब आई। ये प्लांट पे जो बर्ड होते हैं, सिर्फ बर्ड को निकालना है। प्लांट पे जो बर्ड होते हैं सिर्फ बर्ड को निकालना है, अलॉन्ग विद अ स्मॉल पीस ऑफ स्टेम, और उस बर्ड को इंसर्ट करना है स्टॉक में। ये होता है वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, दैट इज बर्ड ग्राफ्टिंग। इसे बडिंग भी बोला जाता है। सो बर्ड ग्राफ्टिंग इन विच ओनली वन बर्ड इज जॉइंट ऑन द स्टॉक। इसके अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो एप्पल, पियर, रोज। माय डियर फ्रेंड, लेट अस डिस्कस टिश्यू कल्चर. Tissue culture is a third method, artificial method of vegetative propagation in plants. So the tissue culture, it is a method by which a small amount of plant is carefully grown to give many plantlets. मैनी प्लांटलेट्स तैयार करने के, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे तैयार करने के लिए, बहुत सारे क्वांटिटी में पौधे तैयार करने के लिए आर्टिफिशियली प्लांट के टिश्यू को इम्प्लाई किया जाता है। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें प्लांट के एक सिंगल सेल, even from a isolated protoplast या टिश्यू या ऑर्गन की द्वारा एक कंप्लीट प्लांट बना दिया जा सकता है। ये एक सिंपल एक प्लांट ही नहीं तो बहुत सारे प्लांट्स बना दिए जा सकते हैं, उसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। पर ये टिश्यू कल्चर बहुत डेलिकेट वर्क होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस की इसमें ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा हाइजीन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा सैनिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड इज़ ऑल्सो यूज नाउअडेज। माइक्रो प्रोपेगेशन ये टिश्यू कल्चर का ही एक प्रकार है दोस्तों, और जिसमें इसका सिंपल मीनिंग, वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर लेंगे तो माइक्रो प्रोपेगेशन, प्लांट के माइक्रो पार्ट से, इवन फ्रॉम ए सिंगल सेल हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर के अंतर्गत इसके दो सब टाइप होते हैं, एक होता है सस्पेंशन कल्चर और दूसरा होता है कैलस कल्चर। एक्चुअली टिश्यू कल्चर के कंसेप्ट में अगर हम लोग इसकी स्टेप्स को समझने की कोशिश करें तो
टिश्यू कल्चर की जो स्टेप्स होती है उसमें सबसे पहले प्लांट, जिस प्लांट का हमें बहुत सारी प्रोजेनीज क्लोन्स बनाना है, उस प्लांट का हमें कोई ऐसा पार्ट सिलेक्ट करना होता है जिसको हम टिश्यू कल्चर के लिए अप्लाई करेंगे, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लांट बोला जाता है। सो द एक्सप्लांट इज अ पार्ट executed from the targeted plant. It may be isolated protoplast or cell or tissue or organ, जिसे अंडर कंट्रोल कंडीशन में और सारी फेवरेबल लेबोरेटरिकल कंडीशन में रखा जाता है और इनॉकुलेट किया जाता है और बाद में इंक्यूबेट भी किया जाता है, और बहुत सारी लेबोरेटरिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करके उससे एक अनऑर्गेनाइज मास तैयार होता है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल का होता है। लूजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल जिसमें होती है उसे कैलस बोला जाता है। और ये जो कैलस है, इस कैलस को एज इट इज़ अगर किसी टेस्ट ट्यूब या बीकर में या फिर टिश्यू कल्चर पॉट्स में शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर उससे एक इंडिविजुअल प्लांट डेवलप हो जाता है। इसे कहते हैं कैलस कल्चर। पर अगर ये जो कैलस है, इस कैलस में जो लूजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स है, उन्हीं सेल्स को अगर एक पर्टिकुलर एजिटेशन देकर उसका सस्पेंशन तैयार किया जाए, और ये सस्पेंशन में क्या होगा, अभी सारी सेल जो है लूज ये सारी सेल सेपरेट हो जाएगी और इसी को पिपेट के माध्यम से मेनी नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब में या टिश्यू कल्चर apparatus में इसको अगर शिफ्ट कर दिया जाए, इनॉकुलेट कर दिया जाए, तो नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल callus by forming the suspension of the callus। तो ऐसे दो प्रकार टिश्यू कल्चर में देखने को मिलते हैं। एक सवाल आपसे फिर से पूछना चाहूँगा, व्हाई डज गार्डनर चूज टू प्रोपेगेट प्लांट्स असेक्सुअली? गार्डनर हमेशा असेक्सुअल प्रकार से ही नए प्लांट्स को डेवलप करना या प्रोपेगेट करना या प्रोड्यूस करना क्यों चाहता है? तो मैं आपसे इस क्वेश्चन का जवाब चाहूँगा। सो माय डियर फ्रेंड, इस सवाल का जवाब आपको ढूंढ के रखना है जब तक हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।